इंडिया, ईरान और ब्रिटेन के बाद फ्रांस के चुनावी परिणामों ने दुनिया को एक अलग संदेश दिया है। जानकारों का मानना है कि इन सभी चुनावों में आम जनता ने दक्षिण पंथ को नकारा है और सुधारवाद को मौका दिया है। भारत में जहां जनता ने बीजेपी के पर कतरे, वहीं ईरान में कट्टरपंथी नेता जलीली को फर्श पर ला दिया। फ्रांस की सत्ता का सपना देख रही कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी को फ्रांस की जनता ने तीसरे स्थान पर धकेल दिया और वामपंथी पार्टियों को सबसे ज्यादा सीटें देकर आगे बढ़ाया। फ्रांस के चुनाव में इमैनुअल मैक्रों की पार्टी की हार हुई है और प्रधानमंत्री गैब्रियल अट्टल ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। लेकिन इमैनुअल मैक्रों अपने पद पर बने रहेंगे, क्योंकि उन्होंने चुनाव से पहले ही कह दिया था कि अगर संसदीय चुनाव में पार्टी की हार भी होती है तो वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्यों? इस वीडियो में हम फ्रांस के चुनावी परिणाम का असर यूरोप और इंडिया पर क्या होगा, इसको भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि फ्रांस में हंग असेंबली से क्या संदेश मिलता है और पार्टी की हार के बाद भी इमैनुअल मैक्रों अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं देंगे। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। दरअसल फ्रांस में संसदीय और राष्ट्रपति के लिए अलग अलग चुनाव होते हैं। संसदीय चुनाव के जरिए प्रधानमंत्री चुना जाता है और राष्ट्रपति प्रत्यक्ष चुनाव के जरिए बनता है। फ्रांस में साल 2022 में संसदीय और राष्ट्रपति चुनाव हुए थे। ये चुनाव 5 साल के लिए होते हैं, लेकिन 9 जून 2024 को यूरोपीय संघ में चुनाव हारने के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संसद को भंग करते हुए 3 साल पहले ही चुनाव की घोषणा कर दी। 577 सीटों वाले संसदीय चुनाव में वामपंथी पार्टियों को 182, सेंटर्स यानी मध्यम मार्गी पार्टियों को 163, जिसमें इमैनुअल मैक्रों की भी पार्टी शामिल है, और अति यानी कि कट्टर दक्षिणपंथी पार्टियों को 143 सीटें हासिल हुई हैं। हालांकि किसी भी पार्टी को जनता ने पूर्ण बहुमत नहीं दिया है, जिसकी वजह से फ्रांस में हंग असेंबली की स्थिति हो गई है। फ्रांस में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत के लिए 289 सीटों की जरूरत होती है, लेकिन कोई भी पार्टी या गठबंधन इस जादुई आंकड़ों तक नहीं पहुंच सका है। हालांकि फ्रांस के एग्जिट पोल में कट्टर दक्षिणपंथी पार्टियों को सत्ता में आने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। फ्रांस के संसदीय चुनावों में पहले फेज में आए नतीजों में कट्टर दक्षिणपंथी पार्टियां आगे रहीं, लेकिन दूसरे फेज में वामपंथी पार्टी ने मात दे दी और फ्रांस की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जानकारों का मानना है कि इमैनुअल मैक्रों वामपंथी पार्टी के साथ एक विकल्प के रूप में विचार करेंगे। मेलेनचॉन ने राष्ट्रपति चुनाव में भले ही प्रत्यक्ष रूप से मैक्रों को समर्थन नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली की नेता मैरीन ले पेन को हराने के लिए जनता से अपील की थी। दरअसल साल 2022 के चुनाव में वामपंथी नेता जीन ल्यूक मेलेनचॉन तीसरे स्थान पर रहे थे, जिसके बाद वो राष्ट्रपति चुनाव से बाहर हो गए थे। फ्रांस में राष्ट्रपति के चुनाव भारत से बिल्कुल अलग होते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं, लेकिन फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, यानी जनता सीधे चुनती है। लेकिन राष्ट्रपति उम्मीदवार कौन होगा, उसके जनप्रतिनिधि चुनते हैं। जनप्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रपति उम्मीदवार चुने जाने के बाद वो जनता के बीच जाते हैं और जिस भी उम्मीदवार को 50% से ज़्यादा वोट हासिल हो गया हो, वो राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। हालांकि फ्रांस के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पहले ही फेज में किसी उम्मीदवार को 50% या उससे ज़्यादा वोट हासिल हुए हैं। अगर किसी उम्मीदवार को 50% या उससे ज़्यादा वोट नहीं मिलते हैं तो दूसरे चरण का चुनाव होता है। जो 2 उम्मीदवार सबसे ज़्यादा वोट पाए रहते हैं, अब उनके बीच मुकाबला होता है और दूसरे चरण का चुनाव होता है। इस चुनाव में, दूसरे चरण के चुनाव में जो ज़्यादा वोट पाता है वो देश का राष्ट्रपति होता है। ऐसे ही संसदीय चुनाव में भी होता है। अगर किसी पार्टी का उम्मीदवार पहले ही फेज में 50 या उससे ज़्यादा वोट हासिल कर लेता है तो वो जीत हासिल कर लेता है, नहीं तो सबसे ज़्यादा पाए 2 उम्मीदवारों के बीच अगले चरण का चुनाव होता है। इस चुनाव में भी ऐसा ही हुआ। पहले चरण के चुनाव में कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी की नेता मैरीन ले पेन के सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि जीते, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि फ्रांस में सत्ता परिवर्तन होगा और कट्टर दक्षिणपंथ का उभार होगा, जहां मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है। लेकिन फ्रांस की जनता ने दूसरे चरण में कट्टर दक्षिणपंथ को नकार दिया और वामपंथ को मौका दिया, जिसके कारण फ्रांस में कई जगह हिंसा भी देखने को मिली, जहां कट्टर दक्षिणपंथी समर्थकों ने दंगे जैसे हालात पैदा कर दिए। अब जान लेते हैं कि फ्रांस में उपजे नए राजनीतिक स्थिति से यूरोप और भारत पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल ऐसी स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के पास 2 विकल्प हैं। पहला कि वो राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दें और संसदीय चुनाव में किसी भी पार्टी के बहुमत नहीं होने से दोबारा चुनाव कराने पर सहमति जताएं,
और दूसरा कि वामपंथी पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार चलाएं। इसमें पहला वो नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं कि अगर संसदीय चुनाव में पार्टी की हार होती है तो भी वो पद से इस्तीफा नहीं देंगे। दूसरा विकल्प वो चुन सकते हैं और ये विकल्प यूरोप की राजनीति में हलचल पैदा करेगा, क्योंकि वामपंथी नेता जीन ल्यूक मेलेनचॉन पहले ही कह चुके हैं कि अगर वो सत्ता में भागीदार होते हैं तो सबसे पहले फ़लस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देंगे, जो अभी तक फ्रांस ने नहीं किया है। जानकारों का मानना है कि इससे फ्रांस का पश्चिमी देशों के साथ टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। रूस के साथ अच्छे संबंधों पर मेलेनचॉन जोर देंगे, जो अमेरिका और तमाम पश्चिमी देशों के लिए झटका होगा। वहीं जानकारों का मानना है कि भारत के साथ संबंध वैसे ही रहेंगे जैसे चलते आ रहे हैं, लेकिन फ्रांस की जनता ने एक साफ संकेत दिया है कि वो फ्रांस में बढ़ते महंगाई, बेरोजगारी और अनिश्चितता की वजह से मैक्रों सरकार से उब चुकी है और इसका परिणाम साल 2027 के राष्ट्रपति चुनाव में ज़रूर दिखेगा। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।